अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं वसीम अंजुम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रियल कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ एटम। अगर हम एटम को एक स्फेरिकल शेप में अज्यूम करते हैं कि एक एटम जो है वो एक स्फेरिकल होता है, गोल शेप में होता है और उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस और जो उस स्फीयर की जो बाउंड्री है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। यानी न्यूक्लियस के सेंटर और जो स्फीयर की जो सर्कुलर जो शेप है उसकी जो बाउंड्री होगी उस तक का जो डिस्टेंस होगा उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। इसको हम यूं करके डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। यानी ये जो बाउंड्री है इसको अगर हम आउटर मोस्ट शेल कंसिडर करें तो न्यूक्लियस के सेंटर और आउटर मोस्ट शेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम एटॉमिक रेडियस उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। बेसिकली हम साइज ऑफ एटम को एटॉमिक रेडियस में इस फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं। अगर एक एटॉमिक रेडियस हो और फिर इस साइड पे भी एक दूसरा एटॉमिक रेडियस हो तो ये पूरा साइज यानी जो डायमीटर होगा उस स्फीयर का वो साइज ऑफ एटम को एक्सप्लेन करेगा। डियर स्टूडेंट, जो साइज ऑफ एटम होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसको एग्जैक्ट फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसकी पहली रीज़न तो ये है कि द एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री। यहाँ देखें ये एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है, लेकिन एक्चुअल में एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती कि यहाँ पे जाके एटम ख़त्म हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक शेप में आपको दिखाया गया है कि ये देखें ये एक न्यूक्लियस है और इसके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की कोई स्पेसिफिक, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करें या यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है जिसकी वजह से एटम का साइज फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल है। दूसरी रीज़न क्या है? दूसरी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट एन आइसोलेटेड एटम। हमारे लिए किसी एक अलग एटम का, इसका साइज इतना छोटा होता है, एटम आपस में कंबाइंड फॉर्म में नेचर के अंदर पाए जाते हैं, तो इसका साइज इतना छोटा होता है कि इसको अलग करना, इसको आइसोलेट करना, इसको अलग करना, एक सिंगल एटम को अलग करना हमारे लिए मुश्किल है। जब तक हम सिंगल एटम को अलग नहीं कर सकते उसका एटम का साइज फाइंड करना भी मुश्किल है। तीसरी रीज़न क्या है? द साइज ऑफ एटम इज़ वेरी स्मॉल ऑफ, ये तो मैं पहले भी बता रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ 1.2 आंगस्ट्रम, 1.2 आंगस्ट्रम के इक्वल होता है। यानी इसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। चूँकि एटम को आइसोलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आमतौर पर जो हम साइज ऑफ एटम है वो एटम की कंबाइंड स्टेट में फाइंड करते हैं। An estimate size of atom is equal to the distance between the nucleus of atom in the combined state. कंबाइंड स्टेट में जब एटम होते हैं तो उनके दरमियान जो न्यूक्लियस होते हैं उस न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस को हम साइज ऑफ एटम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, एक ये एटम है और एक ये एटम, इन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम साइज ऑफ एटम कहते हैं। साइज ऑफ एटम को, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, ये साइज ऑफ एटम को फाइंड करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि एक्स रे डिफ्रैक्शन इस्तेमाल की जाती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इस्तेमाल की जाती है, दूसरी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जा सकती है और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा और बहुत सी टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है। आमतौर पर जो एटॉमिक रेडियस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, यानी 3 तरह के एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ जो रेडियस हैं वो 3 तरह के हैं। पहला कोवलेंट रेडियस, दूसरा क्रिस्टल रेडियस और चौथा जो है वो वान डर वाल रेडियस है। इन तीनों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कोवलेंट रेडियस। हम कोवलेंट रेडियस के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कोवलेंट रेडियस क्या होता है? अगर 2 एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड हो और वो दोनों एटम एक जैसे हों, यानी अगर एक एटम ए है तो दूसरा एटम भी ए हो और वो कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हों, तो उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके हाफ को
कोवलेंट रेडियस कहते हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कंबाइंड एटम, टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम के जो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके हाफ को, उसके आधे को कोवलेंट रेडियस कहते हैं, अगर उनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड हो। इसको हम यूं करके डिफाइन करेंगे। कोवलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू लाइक, एक जैसे, एक ये भी ए है और ये भी ए, बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और उनके दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, तो इनको इसके जो हाफ डिस्टेंस को हम एटॉमिक में कोवलेंट रेडियस कहते हैं। इसके लिए हम फार्मूला कुछ इस तरह से लिखते हैं कि D इज द डिस्टेंस, और A एक एटम और दूसरा A, यानी दो A एटम के दरमियान, दो एक जैसे एटम के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ, यानी दोनों एटम के रेडियस के सम के बराबर होता है। बेसिकली रेडियस क्या होता है कि रेडियस ये होता है कि किसी भी सर्कल के सेंटर से उस सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये एक आप देखें कि ये एक सर्कल है और उस सर्कल के ये एक सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है, इस सेंटर से इसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। तो इस एटम का जो रेडियस है वो आर ए यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इस एटम का जो रेडियस है वो इस न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक जो है वो आर ए है। इन दोनों को अगर मिला लें तो ये टोटल दो एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस बन जाता है। तो चूंकि ये भी आर ए है और ये भी आर ए है, दोनों को प्लस करें तो 2RA बन जाएगा। अगर हम सिर्फ हमने चूंकि कोवलेंट रेडियस फाइंड करना है तो हम रेडियस की बात करेंगे। RA को हमने इधर ही रखा और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे एक हमारे पास फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को यूज करते हुए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास दो एटम के दरमियान डिस्टेंस दिया गया हो और एक एटम का रेडियस दिया गया हो तो दूसरे एटम का रेडियस फाइंड, अगर दो डिफरेंट एटम की बात की जाए, लेकिन चूंकि यहाँ पे सेम एटम है इसलिए जो एक एटम का रेडियस होगा वही दूसरे एटम का भी रेडियस होगा। तो अब हम बात करते हैं ऐसे जो कंबाइन एटम की जिसमें दो डिफरेंट किस्म के एटम होते हैं। यहाँ पे हमें देखें कि एक एटम A है और दूसरा एटम B है, दो एटम है, एक A एटम है और एक B एटम है। तो अगर तो ये एटम जो हैं डिफरेंट, लेकिन इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड है और ये इन दोनों के दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो बहुत कम है, यानी एक दूसरे की तरफ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो बहुत कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना वो तकरीबन एक दूसरे का बराबर है। तो फिर इनके दरमियान भी जो डिस्टेंस होता है, इनके न्यूक्लियस के दरमियान भी जो डिस्टेंस होता है वो इनके रेडियस के सम के बराबर होता है। तो इसको हम इस तरह लिखें, इन हेटेरो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक AB, डाई एटॉमिक मतलब दो एटम वाला मॉलिक्यूल, इफ बोथ एटम आर अलाइक by a linked by a single covalent bond and have nearly same electronegativity, और इनकी तकरीबन एक दूसरे के करीब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। The bond length AB is equal to the sum of covalent radius of two atom, इन दोनों के जो रेडियस होते हैं, कोवलेंट रेडियस है, उनके सम के बराबर होगी। तो डिस्टेंस A और B दो एटम के दरमियान में डिस्टेंस वो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ A एंड रेडियस ऑफ B, इन दोनों। अगर इस फार्मूले से हम देखें कि अगर आपको दो एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस दे दिया जाए और एक एटम का रेडियस दे दिया जाए तो किसी दूसरे एटम का रेडियस हम जो अननोन एटम का रेडियस होता है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। आए हम कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं इससे रिलेटेड। देखें, सबसे पहले हम क्या मान के बॉन्ड लेंथ बिटवीन दो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है दो एटम्स के दरमियान वो है 0.74 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले को यूज करते हुए ये डिस्टेंस हमें दे दिया गया और हमने चूंकि दोनों एक जैसे एटम है तो RA यानी हाइड्रोजन का रेडियस हम फाइंड करेंगे और जो डिस्टेंस हमें दिया गया उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये देखें जी, यहाँ पे A की जगह पे अब मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, क्योंकि A एक जनरल टर्म है। यहाँ पे हमने अब स्पेसिफिक कर दिया कि D हाइड्रोजन और उसको 2 पे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी डिस्टेंस की कितने 0.74
और 2 पे डिवाइड किया तो 0.37 एंगस्ट्रॉम ये इसका जो को हाइड्रोजन का कोवलेंट रेडियस आ गया। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, कार्बन कार्बन के दरमियान, अगर डायमंड में दो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो इसके लिए भी चूंकि दोनों सेम कार्बन एटम है तो कार्बन का अगर हम रेडियस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन डिवाइडेड बाय 2 1.45 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड करेंगे तो 0.77 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं जिसमें दो डिफरेंट एटम है और हमें एक बॉन्ड लेंथ भी दी गई है और उनमें से एक का एटॉमिक रेडियस भी दिया गया। तो हम जो अननोन है जिसका हमें एटॉमिक रेडियस नहीं दिया गया उसको हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको हमने फाइंड करना है। यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड लेंथ दी गई है वो है 1.76 एंगस्ट्रॉम और जो कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस दिया गया वो है 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो हमें दिया हुआ किसका नहीं है, हमें कार्बन का नहीं दिया हुआ। तो इन दो वैल्यू को यूज करके हम कार्बन का फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन। यही हमने पढ़ा था कि दो डिफरेंट एटम के दरमियान जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना वो करीब करीब होते हैं, यानी बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो उनका जो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनके एटॉमिक रेडियस के यानी कोवलेंट रेडियस के सम के बराबर होता है। तो हमने क्या किया था, ये फार्मूला लिख लिया। इसमें हमें डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन पता है और रेडियस ऑफ क्लोरीन भी पता है, हमें रेडियस ऑफ कार्बन नहीं पता, ये हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1.76 एंगस्ट्रॉम। ये किसकी वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन एटम, कार्बन एंड क्लोरीन एटम के दरमियान 1.6। ये इक्वल की जगह पे इक्वल आ जाएगा, कार्बन RC, रेडियस ऑफ कार्बन ये हमें नहीं पता, ये ऐसे ही लिख लिया, और रेडियस ऑफ क्लोरीन ये हमें पता है 0.99 एंगस्ट्रॉम, इसकी वैल्यू इधर। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। RC इधर ही रहा, ये वाली वैल्यू उधर, ये यहाँ पे प्लस हो रही थी, उधर जाके माइनस हो, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.77 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमने यही वाली वैल्यू कार्बन की निकाली 0.77 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह हम अननोन एटम का जो रेडियस है वो भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एक जो है ना दो एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस का पता हो और उनमें से किसी एक का एटॉमिक रेडियस पता हो, तो अननोन एटम का एटॉमिक रेडियस फाइंड किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि वो दोनों एटम जो हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तकरीबन ना होने के बराबर हो, यानी बहुत कम हो, और वो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए हों, तब हम इस तरह से किसी अननोन एटम के एटॉमिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फाइंड कर सकते। अभी हमने ये डिस्कस किया है कि अगर दो एटम जो आपस में कंबाइन है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम हो तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनके कोवलेंट रेडियाई के सम के बराबर होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो दो कंबाइन एटम हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पर ये दो एटम है, एक A एटम है और एक B एटम है, और इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा कि एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इनमें किसी हद तक जो आयनिक करैक्टर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आयनिक करैक्टर क्रिएट होने की वजह से इनके दरम्यान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये एटम एक्सपेक्टेड जो हमारा डिस्टेंस होगा उससे एक दूसरे से ज़्यादा करीब आ जाएंगे। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो शॉर्ट हो जाएगी, इनके दरमियान में जो फासला होगा वो कम हो जाएगा। तो इसको इस तरह के केस को स्टडी कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। व्हेन देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, अगर इन दो एलिमेंट्स के दरमियान में एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, द बॉन्ड बिटवीन द ए एंड बी विल हैव समवट आयनिक करैक्टर, तो इनमें कुछ आयनिक करैक्टर होगा, एंड
बॉन्ड लेंथ ए बी विल बी द शॉर्टर देन द एक्सपेक्टेड। जितनी हमें उम्मीद होगी उससे शॉर्ट हो जाएगी, उसकी बॉन्ड लेंथ उससे शॉर्ट हो जाएगी। इस केस के लिए हम फार्मूला कुछ ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दो डिफरेंट एटम के दरमियान डिस्टेंस है, वो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू एक्स ए प्लस एक्स बी। ये एक्स ए और प्लस एक्स बी क्या है, एक्स ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड एक्स बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो सम होगा उसको 0.09 से मल्टीप्लाई करके इस जो टोटल रेडियस होगा, क्योंकि हमने क्या कहा है कि वो क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर हो रही है, तो शॉर्ट होने का मतलब है कि कुछ वैल्यू उसमें से क्या होगी, माइनस होगी। तो वो जितनी वैल्यू माइनस होगी, ये एक कैलकुलेटेड फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम किसी भी अननोन एटॉमिक रेडियस की भी फाइंड कर सकते हैं, दो एटम के दरमियान डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हमने जो केस पढ़े हैं वो ये पढ़ा है कि एटम्स के दरमियान अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, लेकिन हमने पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो तीन तरह के होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। तो अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो फिर क्या होगा, और अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो फिर क्या होगा। जबकि दो एटम्स के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, यानी एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं, जब दो बॉन्ड होंगे तो सिंगल से ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, और अगर डबल से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ और भी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगी। तो हम यूं कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से जो बॉन्ड डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ है, वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। Elements may have multiple bond in compounds which are always shorter than the single bond. अगर सिंगल बॉन्ड से जो मल्टीपल बॉन्ड होगी उनकी बॉन्ड लेंथ हमेशा शॉर्ट होगी। एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कार्बन कार्बन जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो 1.54 एंगस्ट्रॉम उसके अंदर जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा वो 1.54 होगा। जब डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो 1.33 एंगस्ट्रॉम होगा, और जब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो 1.20 एंगस्ट्रॉम होगा। तो जैसे जैसे बॉन्ड की तादाद बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है, शॉर्ट होती जा रही है। कोवलेंट रेडियस को स्टडी करने के बाद अब हम क्रिस्टल रेडियस को स्टडी करेंगे। क्रिस्टल रेडियस क्या होता है, क्रिस्टल बेसिकली मेटल्स, जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, जब मेटल आपस में जुड़ते हैं, मेटल के एटम आपस में जुड़ते हैं तो वो क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। तो इसमें भी जो दो मेटल आपस में जुड़े होते हैं, जो क्लोजली पैक्ड मेटल्स होते हैं, उनके जो दरमियान, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके हाफ को हम क्रिस्टल रेडियस कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह कोवलेंट रेडियाई की तरह इसकी भी डेफिनेशन है, लेकिन फ़र्क यह है कि उनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड होता है और यहाँ दो एटम के दरमियान में मेटालिक बॉन्ड है, यानी वो आपस में क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम। मेटल एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके हाफ को इन मेटालिक क्लोज पैक्ड क्रिस्टल लैटिस, जो क्लोज पैक्ड क्रिस्टल लैटिस होता है उसकी बात की गई है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखी है जिसमें पोटाशियम एटम को लिया गया, जिसका डिस्टेंस दो पोटाशियम एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4.62 एंगस्ट्रॉम है। और इसका अगर हम मेटालिक रेडियस फाइंड करना चाहें या क्रिस्टल रेडियस फाइंड करना चाहें वो ये होगा कि हम इसको, चूंकि दो सेम एटम है इसलिए इसको रख के 2 पे डिवाइड करेंगे, इसके डिस्टेंस को रख के 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.31 इसका क्रिस्टल रेडियस आ जाएगा। इस तरह एक सिंपल से वे से हम, जैसे हमने कोवलेंट रेडियस को फाइंड किया, उसी तरह कोवलेंट रेडियस भी वो जो जिसमें दो एक जैसे एटम थे, तो चूंकि यहाँ पे भी दो पोटाशियम एटम है इसलिए हमने उस फार्मूले से इसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल्स रेडियस। डियर स्टूडेंट, आप वंडर वाल फोर्सेस के बारे में यकीनन जानते होंगे। वंडर वाल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं। जैसे हमने
जो जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, ये सारी जो हैं इन सबको हम वान डर वाल फोर्सेस कहते हैं। यानी दो मॉलिक्यूल को जो जोड़ने वाली फोर्स होती है उसको हम वान डर वाल फोर्सेस कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो रेडियस है वो हम बेसिकली जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में रेडियस को फाइंड करते हैं। जैसा कि सपोज करें कि ये हमारे पास एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें एक ये एटम है और एक ये एटम है। इस तरह ये एटम, हम जैसे दो एटम आपस में जुड़े हुए हों और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है इसको हमने कोवलेंट रेडियस का नाम दिया था। जैसा कि हम कोवलेंट रेडियस के अंदर इसके हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम के दरमियान के जो डिस्टेंस होता है उसके हाफ को हमने कोवलेंट रेडियस का नाम दिया था। ये एक मॉलिक्यूल है। अगर इसी तरह का एक दूसरा और मॉलिक्यूल्स हो तो ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये है। इसके न्यूक्लियस, एक एटम इसका और एक एटम इसका, और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ये है। तो इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा उसको हम वान डर वाल रेडियस कहते हैं। ये जो इस डिस्टेंस का जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एक ये मॉलिक्यूल है, दो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और एक ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस इस लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इनके दरमियान इनका जो हाफ है उसको हम कहते हैं वान डर वाल रेडियस कहते हैं। इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम। जो बॉन्डेड नहीं है, नेबरिंग एटम है, सिर्फ ये इसका नेबरिंग है और ये इसका नेबरिंग, ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, जो एक दूसरे के साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके हाफ को इन अ सॉलिड स्टेट। और ये किस फॉर्म में होने चाहिए? ना गैस में होनी चाहिए और ना लिक्विड में, ये सॉलिड स्टेट में होनी चाहिए, ताकि ये अपनी जगह पे, क्योंकि सॉलिड में एटम एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं, ये अपनी ही जगह पे सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। जबकि गैस में तो कुछ स्पेसिफिक ही नहीं रहेगा, गैस और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होगी। तो सॉलिड में चूंकि पार्टिकल स्टिल रहते हैं, एक ही जगह पे सिर्फ वाइब्रेट करते रहते हैं, इस वजह से हम सॉलिड स्टेट के अंदर ये फाइंड करते हैं। इसको हम दोबारा एक दफा फिर देख लें कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है और एक ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इनके दरमियान जो एटम आपस में ये बॉन्डेड एटम नहीं है, सिर्फ ये एक दूसरे के करीब करीब एटम है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके हाफ को हम वान डर वाल रेडियस कहते हैं। जैसे वान डर वाल, चूंकि वान डर वाल फोर्सेस भी इस तरह ही होती हैं कि दो मॉलिक्यूल जो दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, एक दूसरे के साथ जो जोड़ती हैं एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, उसको हम वान डर वाल फोर्सेस कहते हैं। तो इसी तरह जो वान डर वाल फोर्सेस से जुड़े हुए दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके हाफ को हम वान डर वाल रेडियस कहते हैं। Van der Waal radius, the magnitude of van der Waal radius depends upon the packing of the molecules of the element in a solid state। इसका मतलब ये है कि जो van der Waal radius की जो मैग्नीट्यूड होगी, जो उसकी मिकदार होती है, वो पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ साथ हैं, यानी क्लोजली पैक्ड हैं, तो उनके दरमियान जो रेडियस की वैल्यू के जो मैग्नीट्यूड होगा, जो रेडियस की वैल्यू होगी, वो कम होगी। और अगर वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, यानी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है, तो फिर उनके दरमियान जो रेडियस की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट क्लोरीन एटम ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट is 3.6 angstrom। therefore the van der Waal forces, दो मॉलिक्यूल्स, एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, एक ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल और एक ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल सपोज कर लें, तो उनके एक मॉलिक्यूल्स के एक एटम और दूसरे मॉलिक्यूल्स का एक एटम, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 3.6 angstrom। तो अगर चूंकि दोनों एक जैसे एटम है, 3.6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास van der Waal रेडियस आ जाएगा, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस होता है वो बेसिकली डायामीटर होता है, और डायामीटर को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो रेडियस बन जाता है। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ 3 टाइप ऑफ रेडियस, जो अभी हमने 3 टाइप ऑफ रेडियस पढ़े हैं, उनका आपस में क्या कंपैरिजन है उसको हम डिस्कस करेंगे।
कौन कौन सी हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं? हमने कोवलेंट रेडियस पढ़ा है, दूसरा हमने क्रिस्टल रेडियस पढ़ा है और तीसरा हमने वांडर वाल रेडियस पढ़ा है। तो उसका कंपैरिजन यही है। वांडर वाल जो रेडियस होता है उसकी वैल्यू, वो रेडियस हमें सबसे बड़ा होता है, उससे जो छोटा होता है वो क्रिस्टल रेडियस होता है और उससे जो छोटा होता है वो कोवलेंट रेडियस होता है। बेसिकली जो कोवलेंट रेडियस यानी जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इन दोनों से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसमें एटम एक दूसरे के ज़्यादा करीब करीब होते हैं जिसकी वजह से कोवलेंट रेडियस जो है वो शॉर्ट होता है। और जो क्रिस्टल होते हैं इसमें पार्टिकल्स वांडर वाल्स मॉलिक्यूल से ज़्यादा एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, लेकिन कोवलेंट रेडियस यानी कोवलेंट बॉन्ड से दूर दूर होते हैं। इस वजह से जो कोवलेंट रेडियस होता है वो जो क्रिस्टल रेडियस होता है वो कोवलेंट रेडियस से तो ज़्यादा होता है लेकिन वांडर वाल रेडियस से कम होता है। और वांडर वाल रेडियस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी हमेशा इसकी वैल्यू इन दोनों से ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि वांडर वाल फोर्सेस जो है ना वो वीक फोर्सेस होती हैं, ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब करीब मालिक्यूल को नहीं लेके आती, जिसकी वजह से इनके दरम्यान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेडियस भी ज़्यादा होगा। टाइप्स ऑफ रेडियस को पढ़ने के बाद अब हम वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप्स एंड पीरियड स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एटॉमिक रेडियाई ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करता है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, वेरिएशन इन पीरियड एंड वेरिएशन इन ग्रुप। पहले हम पीरियड में डिस्कस करते हैं। अलोंग पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज। जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक साइज है यानी एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होता है, वो कम होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी पहले रीज़न ये है कि नंबर ऑफ शेल रिमेन द सेम इन अ पीरियड। हमने देखा है कि एक पीरियड के अंदर जो है वो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो सेम रहते हैं। देखें, ये लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, मैंने एक पीरियड से 3 एलिमेंट लिए। इन तीनों में इसमें भी 2 शेल हैं, इसमें भी 2 शेल हैं और इसमें भी 2 शेल हैं। तो नंबर ऑफ शेल रिमेन द सेम इन अ पीरियड। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ग्रेजुअली एज द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज। चूंकि इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है और इसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल सेम है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होती जा रही है। और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं और एज अ रिजल्ट जो साइज ऑफ एटम है वो डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम वेरिएशन इन ग्रुप में वेरिएशंस की बात करें तो अलोंग ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो साइज ऑफ एटम है या एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज होता है। उसकी वजह क्या है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज इन ग्रुप। यहाँ पे भी मैंने 3 एलिमेंट्स की एग्जांपल ली है, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। पहला ग्रुप लिया है अल्कली मेटल का और उसमें से 3 एलिमेंट लिए हैं, पहला लिथियम, दूसरा सोडियम और तीसरा पोटाशियम। आप इसमें देखें, इसमें आपको 2 शेल नज़र आ रहे हैं, अगले में 3 शेल, उससे अगले में 4, इससे नीचे जाएंगे तो 5 शेल। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है, जिसके इसका क्या हो रहा है कि वैलेंस शेल और जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होंगी और डिक्रीज होने की वजह से जो साइज ऑफ एटम है वो एक्सपैंड हो जाता है, वो फैल जाता है। और सिंपली हम यूं कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ एटम है या एटॉमिक रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है शील्डिंग इफेक्ट के, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम यूँ कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे मैं पूरा एक लेक्चर बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट पर मेरा लेक्चर देख सकते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियाई एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई कम होगा।
तो हमने देखा था कि पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है और ग्रुप में तकरीबन सेम रहता है। तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो ये एटॉमिक रेडियाई कम होगा, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होगा तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ इसमें हम नोबल गैसेस यानी जो इनर्ट गैस हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि इनर्ट गैस का जो साइज ऑफ एटम है वो कैसे वेरी करता है। The size of atom of inert gases are however larger than those of preceding halogens। हमने periodic table अब अगर आपने देखा है तो जो नोबल गैसेस हैं वो हैलोजेंस के बाद आती हैं। तो जिस हैलोजेंस के बाद जो नोबल गैस आती है उस नोबल गैस का जो साइज ऑफ एटम है वो उस हैलोजेन से, जो उससे पीछे जो हैलोजेंस होता है उससे, प्रोसीडिंग हैलोजेंस का मतलब है जो पीछे आने वाला हैलोजेंस है उससे उसका साइज जो है वो कम होता है, उसका साइज जो है वो ज्यादा होता है। उसका साइज ज्यादा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं इसके अंदर जो है वो कोई बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। जब केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते तो ये ज़्यादा एक दूसरे के करीब करीब भी नहीं होते, जिसकी वजह से इनका साइज जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। और इनके दरमियान में सिर्फ फोर्स ऑफ जो है ना वैन डर वाल फोर्सेज होते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल्स के तरह वो कंसिडर की जाती है। और हमने अभी ऊपर देखा है जो अगर वैन डर वाल जो रेडियस होता है वो हमेशा बड़ा होता है कोवलेंट रेडियाई से। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन हैलोजेंस है और फ्लोरीन के बाद पीरियोडिक टेबल में नियॉन आता है। तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो 0.72 एंगस्ट्रॉम है, जबकि पीरियड में हमने अभी देखा है कि पीरियड में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज होता है। तो बेसिकली फ्लोरीन के बाद नियॉन आ रहा है तो साइज क्या होना चाहिए था? डिक्रीज होना चाहिए था, 0.72 से कम वैल्यू होनी चाहिए थी। लेकिन नियॉन का जो साइज है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम है, यानी वो बढ़ गया। उसकी वजह यही है कि इनके दरमियान में वैन डर वाल रेडियाई है, कोवलेंट रेडियाई या कोई और दूसरा क्रिस्टल रेडियाई वगैरह नहीं है। इसी तरह क्लोरीन के बाद आता है क्रिप्टॉन। तो इसका एटॉमिक रेडियाई जो है वो 0.99 है, जबकि इसका है 1.62। तो अलोंग द पीरियड बेसिकली साइज ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन इसमें इंक्रीज हो रहा है नोबल गैसेस में। तो इसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें वैन डर वाल रेडियाई होते हैं, कोवलेंट रेडियाई या क्रिस्टल रेडियाई नहीं होते। अभी हम पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है कि साइज जो है वो बहुत कम जो है वो डिक्रीज होता है पीरियड में। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में जो साइज ऑफ एटम में जो डिक्रीज आता है वो बहुत कम होता है। उसकी रीजन ये होती है कि इसमें जो वैलेंस शेल से पहले, यानी अगर n वैलेंस शेल है तो n-1 यानी उससे पिछले वाले शेल के जो उसके पिछले वाला जो शेल है उसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो उसकी वजह से जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना वो इफेक्टिवली स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है, जो न्यूक्लियर इफेक्ट जो वैलेंस शेल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से, ये शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से इसके साइज में को बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं लगेगी। तो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगने की वजह से उसके दरमियान में इनके में साइज ऑफ एटम में भी बहुत कम चेंज आता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि मैंने एक पहला पीरियड लिया है ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे स्कैंडियम है, इसका जो सबसे पहला स्कैंडियम है उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो है 1.44। इसके बाद टाइटेनियम है, इसका 1.32, डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। उसके बाद वेनेडियम है 1.22, इनके दरमियान भी डिफरेंस बहुत कम है। इसके बाद क्रोमियम है 1.118, डिफरेंस और कम हो गया। इसके बाद मैंगनीज है 1.77 और आयरन का भी 1.17 और आयरन का भी 1.17। तो इनके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है। और कोबाल्ट का 1.16, कोई डिफरेंस नहीं है और बिल्कुल ना होने के बराबर साइज में डिफरेंस है। और निकल का 1.15। तो जैसे जैसे हम
हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे हैं तो साइज ऑफ एटम में कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा, स्मॉल हो रहा है, छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसकी वजह यही है कि n-1d ऑर्बिटल की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो न्यूक्लियस की जो फुल फोर्स है वो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर नहीं लग पाती, और साइज ऑफ एटम जो है ना वो बहुत ज़्यादा श्रिंक, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसी वजह से इसके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप में जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। बिल्कुल इसी तरह ट्रांजिशन एलिमेंट के ग्रुप में भी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज ऑफ एटम में इंक्रीज आता है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में जब हम पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ आते हैं तो साइज ऑफ एटम में इंक्रीज जो है वो आम रूटीन के मुताबिक होता है। लेकिन जब हम दूसरे एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट की तरफ आते हैं तो साइज ऑफ एटम में इंक्रीज तो होता है लेकिन वो इंक्रीज बहुत कम होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें, ये पहला ग्रुप है स्कैंडियम 1.44 और यट्रियम 1.62। अब साइज में इंक्रीज आया, लेकिन लेंथिनम में भी साइज में इंक्रीज तो आया, 6.2 है यहाँ पे 6 में, लेकिन जो साइज ऑफ जो इंक्रीज है वो बहुत कम है। ये पहली सीरीज, यानी ये पहली सीरीज, ये दूसरी और ये तीसरी सीरीज, इस तरह हम इसमें चलते हुए। इसी तरह टाइटेनियम में देखें 1.32, इसमें ज़िरकोनियम में देखें 1.45। साइज में चेंज आया, लेकिन जो हाफनियम है इसमें साइज में कोई खास डिफरेंस, बिल्कुल सेम साइज है, इसमें साइज में चेंज नहीं आया। इसी तरह वेनेडियम, और इसमें भी साइज में तो डिफरेंस है, लेकिन इस एलिमेंट और इस एलिमेंट में कोई साइज में डिफरेंट नहीं है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? देखें, जो लेंथेनाइड एलिमेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एफ सब शेल के अंदर इंटर होते हैं। तो एफ सब शेल जो है ना उसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट ना होने की वजह से या बहुत कम होने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा साइज जो है वो एक्सपैंड नहीं हो पाता, और इसी वजह से साइज ऑफ एटम में रेगुलर इंक्रीज नहीं होता। अभी तक हम जो एटॉमिक रेडियस को स्टडी कर रहे थे वो न्यूट्रल एटम में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एटम जो है वो आयंस की शक्ल में भी मौजूद हो सकता है, यानी वो उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। आइए अब हम आयनिक रेडियाई को डिस्कस करते हैं। आयनिक रेडियाई क्या होते हैं? Ionic radii are related to the ions present in the ionic solid. Ionic solid के अंदर जो ions होते हैं उससे रिलेटेड जो रेडियस होता है, रेडियाई होता है, उसको हम आयनिक रेडियाई कहते हैं। जो ions हैं वो तब बनते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है। एक या एक से ज़्यादा एटम गेन या लूज कोई एटम करता है तो वो आयन बनता है। Ions are formed when neutral atom lose one or more electron or gain one or more electron। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज या एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो आयंस बनते हैं। तो जब लूज करते हैं तो कैटायंस बनते हैं, और जब गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो एनायंस बनते हैं। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम बेसिकली जानते हैं इनके बारे में, लेकिन मैं इनको रिपीट करवा रहा हूँ। अ पॉजिटिव आयन रिजल्ट व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन तब बनता है जब कोई न्यूट्रल एटम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायंस, और पॉजिटिव आयन को कैटायंस कहते हैं। इसी तरह अ नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड व्हेन अ न्यूट्रल एटम गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब एक न्यूट्रल एटम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव आयन बनते हैं। द नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायंस, और नेगेटिव आयन को एनायंस कहते हैं। तो आयनिक रेडियाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल ऑफ आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम आयनिक रेडियाई कहते हैं।
इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की हमने एग्जांपल ली है, जो कि सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन से बनता है। एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2.76 एंगस्ट्रॉम है। द रेडियस ऑफ सोडियम इज, सोडियम का ये दिया गया है। देयरफॉर द रेडियस ऑफ, जब एक का हमें रेडियस पता हो तो दूसरे का हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो हमने टोटल डिस्टेंस में से एक एटम सोडियम के का जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर दिया, रेडियस माइनस कर दिया, और हमारे पास जो रेडियस आ गया है वो क्लोरीन का आ गया। अब इसके हम वेरिएशंस को स्टडी करते हैं और इसका कंपैरिजन देखते हैं कि एक न्यूट्रल एटम के साथ एटॉमिक रेडियाई के साथ उसका क्या कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन ऑफ द आयनिक रेडियाई विद द करस्पॉन्डिंग एटॉमिक रेडियाई, यानी उसी जैसा जो न्यूट्रल एटम होता है उसके साथ उसका क्या कंपैरिजन है। तो कैटायनिक रेडियाई और एनायनिक रेडियाई दोनों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कैटायनिक रेडियाई को देखते हैं। द रेडियस ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ इट्स पेरेंट एटम। जो कैटायंस का जो रेडियस होता है वो हमेशा उसके पेरेंट एटम से, मिसाल के तौर पे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम आयन प्लस आयन का जो साइज होगा वो सोडियम न्यूट्रल एटम से हमेशा छोटा होगा, और इसी तरह कोई भी पॉजिटिव एटम आयन होगा तो उसका जो न्यूट्रल एटम होगा उससे उसका साइज स्मॉल होगा। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ कैटायंस इज एक्टिंग ऑन लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पुल देम क्लोजर। देखें, जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कैटायंस बनते हैं, लेकिन उसमें से प्रोटॉन्स नहीं निकलते, तो उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम रहता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो कम, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज उतना ही है, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस की जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो लेस इलेक्ट्रॉन, जो कम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और एटम का साइज जो है वो क्लोज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कैटायंस always greater than the neutral atom and the electron cloud contact। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कैटायंस के अंदर ज्यादा होता है और न्यूट्रल एटम के अंदर कम होता है, जिसकी वजह से कैटायंस का जो साइज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब हम एनायनिक रेडियाई की बात करते हैं। द रेडियस ऑफ द एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द, ये सारा इसके उलट होगा, इसमें स्मॉलर होता है हमेशा और इसमें ग्रेटर देन द पेरेंट एटम, यानी जिस एटम से वो एनायन बना है उस एटम से जो एनायंस होता है उसका साइज हमेशा बड़ा होता है। इसमें क्या होता था, इसमें ये होता था कि लेसर इलेक्ट्रॉन्स होते थे, अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, अब प्रोटॉन्स उतने ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसके ऊपर कम हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और प्रोटॉन कम है, तो जिसकी वजह से इसका साइज जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। और एनायंस के अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम होता है न्यूट्रल एटम से, इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक्सपैंड हो जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कैटायनिक रेडियाई की अगर हम एग्जाम्पल देखें, ये लिथियम है। लिथियम ये न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका साइज है 1.52 एंगस्ट्रॉम, और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा यानी कैटायंस बन जाएगा तो इसका जो साइज हो जाएगा वो 0.59 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, यानी न्यूट्रल एटम से इसका साइज बड़ा हो जाएगा। इसी तरह सोडियम की एग्जांपल दी गई है और पोटाशियम की भी। और एनायंस की अगर हम एग्जांपल देखें तो फ्लोरीन न्यूट्रल एटम है और ये फ्लोरीन का आयन है, तो इसका साइज है 0.72 और इसका साइज है 1.36। तो यहाँ पे जो साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है और यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। तो एनाइन में जो न्यूट्रल एटम से साइज इंक्रीज होता है और कैटायंस का जो साइज होता है वो न्यूट्रल एटम से डिक्रीज होता है, उससे कम होता है। एक खास ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो चाहे कैटायंस हो या एनाइंस, तो साइज ऑफ आयंस में जो है कैटायंस या एनाइंस दोनों में कोई भी हो तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे दो एग्जांपल ली हैं, एक
कैटाइंस की एग्जांपल लिया और एक एनाइंस की। ये अल्कली मेटल का ग्रुप है और ये हेलोजेंस का ग्रुप है। देखें, जब हम कैटाइंस की बात करते हैं तो 0.59, 0.99, 1.33। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह जब हम एनाइंस की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं तो साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एनाइंस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। 1.36, 1.81, 1.96। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। अगर एक जैसे एलिमेंट्स हों लेकिन उन पर साइज डिफरेंट हो, यानी एलिमेंट सेम हो लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट हो, तो उनका साइज भी डिफरेंट होगा। जिस कैटाइंस पर ज्यादा चार्ज होगा, यानी जिस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसका साइज कम होगा, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा उसका साइज बड़ा होगा। जहां पे एग्जांपल में देखें, आयरन है, ये भी आयरन है, इस पे +3 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है। इसका साइज है 0.67 और इसका साइज है 0.82। कोबाल्ट +3 चार्ज, +2 चार्ज, इस पे ये है 0.64 और ये 0.82। इसका साइज कम है और इसका साइज, चार्ज ज्यादा होने से साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और कॉपर में 0.72 और ये है 0.96। तो चार्ज बढ़ा तो साइज क्या हो गया? छोटा हो गया, और अगर चार्ज कम होगा तो साइज बड़ा हो जाएगा। इस सारे फिनोमेना को हम एक रेशियो से, Z/E रेशियो से, ये जो कैटाइंस जो हमने आयनिक रेडियस को हमने एक्सप्लेन किया, उसको हम इस रेशियो से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन? यहाँ पे Z इज द एटॉमिक नंबर है, यानी न्यूक्लियर चार्ज है, और E इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन दोनों के अगर हमें एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो, तो इन दोनों की रेशियो से हम कैटाइंस और एनाइंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर Z/E रेशियो इंक्रीज होगी, अगर बढ़ेगी तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, और अगर Z/E रेशियो डिक्रीज होगी तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे सोडियम और सोडियम का आयन लिया गया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर, यानी इस पे जो इसका न्यूक्लियर चार्ज होता है वो 11 होता है, और इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये न्यूट्रल एटम होता है। हमें पता है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब एक न्यूट्रल एटम होता है। तो Z/E की वैल्यू फाइंड करते हैं। Z 11 और इलेक्ट्रॉन्स भी 11, दोनों को डिवाइड करें तो 1 आंसर आ गया। और जब कैटाइंस की बात करते हैं सोडियम, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन 11 से 10 हो गए हैं। और Z/E रेशियो फाइंड करेंगे तो 11 डिवाइडेड बाय 10 तो 1.1। तो इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 1.1। तो Z/E रेशियो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। हमने यही पढ़ा था कि जो कैटाइंस का साइज होता है वो उसके पेरेंट एटम से हमेशा कम होता है। इसी तरह एनाइंस की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसमें प्रोटॉन 7, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी 17 होते हैं। 17, न्यूक्लियर चार्ज 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17। Z/E रेशियो 1 आ गई है। प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम रहेंगे क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज में कोई कमी नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया क्योंकि न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो Z/E रेशियो फाइंड करें 0.95। तो Z/E रेशियो डिक्रीज हो गई है तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाएगा। For isoelectronic species, the size decrease with an increase of atomic number. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज जो है ना वो डिक्रीज होगा अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जांपल्स देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन का एनाइन है, ऑक्सीजन का है और फ्लोरीन का है। इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसका एटॉमिक नंबर 9 है। हमने क्या पढ़ा है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज डिक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इनका चूंकि एटॉमिक नंबर ऐसे ऊपर से नीचे इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन सब में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हो तो 10 हो गए।
ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसने गेन किए 10 हो गए। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इसने गेन किया तो 10, तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्योंकि यही हमने पढ़ा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, लेकिन इन सब का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज ऑफ एटम जो है वो कम होगा। तो इनकी Z/E रेशो से भी हम फाइंड कर सकते हैं। Z/E रेशो अगर बढ़ती है तो साइज ऑफ एटम कम हो जाता है। इसका जो साइज है वो 1.71, 1.40 और 1.36। तो जैसे जैसे हम ऊपर से एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो साइज ऑफ एटम कम होता जा रहा है। यहाँ पे कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन है, जैसे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और सीजियम पॉजिटिव आयंस आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कैटाइन रिस्पेक्टिवली। यानी जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है ये सबसे छोटा कैटाइंस है और जो सीजियम है ये सबसे बड़ा कैटाइंस है। और इसी तरह अगर एनाइंस की बात करें तो हाइड्रोजन नेगेटिव आयन जो है ये सबसे छोटा एनाइंस है और आयोडीन आयन जो है आयोडीन का नेगेटिव एनाइन ये सबसे बड़ा एनाइंस है। I hope you have understand this topic. Thank you very much.